स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका और कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल, जो आपके लिए जंजाल भी बन रहा है और आपको क्यों नहीं मिल रहा है न्याय। कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी हो रही है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। क्या आपने कभी सोचा है आपके घरों की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की सुरक्षा जिन हाथों में है, क्या वो हाथ सच में इतने मजबूत हैं? नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तमाम सोसाइटीज में ऐसे गार्ड्स तैनात है जिनको ना तो कोई ट्रेनिंग दी गई, ना किसी कानून की जानकारी है। और सवाल यह है, क्या आपकी सुरक्षा सिर्फ गेट तक सिमट कर रह गई है? इंडिया डेली की टीम पहुंची उन सोसाइटीज में जहां सुरक्षा का सिस्टम तो है लेकिन सुरक्षा नहीं। किनके हाथों में है आपके घरों की सुरक्षा? सुरक्षा के नाम पर धोखा। ये तस्वीरें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौजूद सोसाइटीज की है। ये वीडियो पिछले कुछ महीनों की है, जहां सोसाइटीज के लोगों के साथ मारपीट की घटना हर एक टीवी चैनल की हेडलाइन बनी। इन सोसाइटीज में रहने वाले सैकड़ों परिवार अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गार्ड्स ना तो प्रशिक्षित हैं, ना ही किसी मानक प्रक्रिया या ट्रेनिंग से गुजरे हैं। पीएसएआरए एक्ट 2005 यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक गार्ड की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हर सिक्योरिटी एजेंसी को रजिस्टर होना जरूरी है। किसी भी गार्ड का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हर गार्ड को 160 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए और काम के घंटे, सैलरी और छुट्टियों के लिए स्पष्ट नियम तय हैं। सोसाइटी के अंदर जो पूरी जिम्मेदारी है वो सोसाइटी की जो एओए है, जो मैनेजमेंट टीम है, उनकी होती है। और किसी भी एजेंसी को अपॉइंट करने के लिए मेरा ये मानना है कि उस एओए टीम को, उस मैनेजमेंट टीम को ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमें कैसी एजेंसी को हायर करना है, उसके लिए क्या क्या जो है नॉर्म्स ज़रूरी हैं। जहाँ तक बात है यूपी के जो पसारा एक्ट है हमारा, हमने अभी तक जो है इस सोसाइटी के अंदर 2 एजेंसियां रखी हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, और दोनों के ही सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता था कि आपके पास पसारा सर्टिफिकेट है, आपके पास लाइसेंस है, आपकी मैन पावर कितनी है। ये सारी चीज़ें जो है बिना चेक किए मैं तो नहीं रखता हूँ, और मैं किसी को ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ रख लेनी चाहिए इस एजेंसी। आपको मैन पावर रखने से पहले, हम लोग मैन पावर को इसीलिए जो एजेंसी के थ्रू रखते हैं कि ये सारी चीज़ें वो लोग चेक करें। हम ये एक हॉनरेरी जॉब होती है एओए की, तो हम अपनी नौकरी करें कि इस चीज़ों को देखें। तो इसके लिए हमने एजेंसी हायर करते हैं। भाई एजेंसी है, वो ये सारी चीज़ कंप्लाइंस पूरी करेंगी, पसारा की चीज़ें पूरी करेगी, जो गवर्नमेंट की और कंप्लाइंसेस हैं, पीएफ, ईएसआई और ड्रेस अलाउंस, व्हाटएवर जो एचआरए वगैरह, वो सब वो देखें। इसके लिए हमको जो वो एक पूरा उनसे जब हम जो है उनकी बिलिंग होती है, पहले भी एग्रीमेंट से पहले भी हम सारे पेपर्स चेक करते हैं। जब उनकी बिलिंग होती है तो उन्होंने सारा गवर्नमेंट के जो फंड हैं जो जमा किए मैंडेटरी हैं वो किए हैं कि नहीं किए, उनको भी हम लोग चेक करते हैं। उसके बिना हम अपने तरफ से पेमेंट भी रिलीज़ नहीं करते हैं।
कुछ गार्ड से जब पूछा गया कि फायर सिलेंडर कैसे चलाते हैं या आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, तो जवाब में मिली सिर्फ खामोशी या हिचकिचाहट। ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी आपकी? जैसे फायरिंग के मामले में, जैसे फायरिंग के मामले में, जैसे फायर पंप और जो क्या नाम है इसका, कई तरीके की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि और क्या क्या ट्रेनिंग होती है? जैसे आग लग जाए तो सोसाइटी में कैसे बुझाएंगे, कुछ पता है? उसका वो जो फायर सिलेंडर होता है ना, उसमें दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें मतलब उसको क्या करना होता है सिलेंडर को? जैसे पाइप सिलेंडर को लेके थोड़ा सा उसका पाइप वो करके थोड़ा न्यू करके बुझाया जाता है। तो जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है, कोई ट्रेनिंग भी होती है आप लोगों की कि नहीं? कुछ बेसिक नहीं होती है, हाँ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कुछ, जैसे कैसे बात करनी है, एंट्री कैसे करनी है, कुछ तौर तरीके, फायर वगैरह की ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर आग लग जाए तो आप क्या करोगे पहले सोसाइटी में? जी सर। अगर आग किसी फ्लैट में आग लग जाए तो आपका क्या रोल है और क्या करेंगे आप? सर मेरा पहला काम है मेंटेनेंस को बताना, अपने सीनियर को बताना, तो उनके साथ में हम भी जाएंगे, साथ देंगे, बुझवाएंगे साथ। तो जैसे और कोई ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पे आप लोगों की एजेंसी की तरफ से? हाँ जी सर, ट्रेनर साहब आते हैं। हाँ, वो ट्रेनिंग कराते तो हैं। ट्रेनिंग का कोई ग्राउंड होता है कि यहीं पे होती है? नहीं सर, यहीं पे होती है। यहीं पे होती है। नहीं, जैसे मैं आपसे खाली ये पूछूं अगर कि आप पसारा एक्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं? ना जानते जी उसके बारे में। कभी कोई ट्रेनिंग हुई हो आप लोगों की, या ट्रेनिंग कराते हैं गार्डों की? ना ट्रेनिंग ना करी, यहाँ ट्रेनिंग ना होती। गार्ड्स की हालत ऐसी है कि बीमारी या किसी इमरजेंसी में छुट्टी लेने पर उनकी सैलरी काट ली जाती है। मतलब कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी करेंगे तो छुट्टी करेंगे तो उसका कटता है, कम आएगा उतना, एक दिन ही करेंगे। उनकी सैलरी कट जाएगी। हाँ। क्या कभी कभी डबल भी करनी पड़ती, जैसे दिन में आया और रात वाला गार्ड छुट्टी पे चला गया अचानक, तो आपको रात में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी? हाँ जी, रात में भी करनी पड़ती है। मतलब डबल ड्यूटी भी हो जाती है कई बार, तो उसका पैसा अलग मिलता होगा? उसका अलग मिलता है। हमारी 8 घंटे ड्यूटी है या 12 घंटे ड्यूटी? 12 घंटे ड्यूटी, हमारी 16,000। 16,000। हाँ जी सर। आपकी? वही है सेम सर, अच्छा। 16,000 रुपये 12 घंटे ड्यूटी। तो ट्रेनिंग मिली हुई है ना? हाँ जी सर। चलिए। और छुट्टी मिलती महीने में? नहीं, इसमें छुट्टी नहीं होती ना छुट्टी नहीं होती, लगातार ड्यूटी। हाँ जी सर। लेबर लॉ उनके लिए शायद सिर्फ किताबों में है। ऐसे में सवाल उठता है, जो खुद असुरक्षित हैं, वो आपकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? पिछले कुछ महीनों में नोएडा की कई सोसाइटीज में गार्ड्स और रेजिडेंट्स के बीच झगड़े, मारपीट और बदसलूकी की खबरें सामने आई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रशिक्षण का अभाव। कानून साफ कहता है कि हर गार्ड को प्रशिक्षित होना चाहिए, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। कई एओए और गार्ड खुद मानते हैं कि उन्हें PSARA एक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो सवाल अब बड़ा है, जब कानून मौजूद है, गाइडलाइन साफ है, तो फिर PSARA एक्ट 2005 का पालन कौन करेगा? क्या ये कानून सिर्फ कागजों में रह गया है? एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। तो क्या वाकई में इन सोसाइटीज में सुरक्षा भगवान भरोसे है? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। कानून किताबों में सिमट कर रह गया है और सोसाइटी के निवासियों को पता ही नहीं है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा झोल हो रहा है। 2005 में PSARA एक्ट तो लागू हो गया, मगर इसकी अनदेखी करके तमाम गैर पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियां अभी भी काम कर रही हैं। ये ऐसे गार्ड्स की नियुक्तियां कर रही है जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं है। ऐसे में किसी इमरजेंसी की सूरत में इन गार्ड से मदद की उम्मीद रखना बेमानी होगी।
कानून है पर अमल नहीं। तमाम हाई राइज सोसाइटीज़ में जो उनका सुरक्षा का जिम्मा है वो सिक्योरिटी गार्ड के कंधों पर है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनीज रख रही हैं, क्या वो मानक पूरा कर रही हैं या केवल वो पैसा कमाने के चक्कर में, जो कंपटीशन बाजारीकरण जो है कंपटीशन के चक्कर में, वो केवल जैसे तैसे अपने काम को पाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा दे रहे हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक पसारा एक्ट है जो कि 2005 में बनाया गया था और जिसका पालन करना हर एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जानकारियाँ बार बार मिल रही हैं कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ पसारा एक्ट के लाइसेंस के साथ काम नहीं कर रही हैं। कुछ के पास है, लेकिन तमाम गार्ड्स को या उनकी कंपनी को और ये जो रेजिडेंट हैं यहाँ के, उनको भी ये नहीं पता कि पसारा एक्ट है क्या, और जबकि पसारा एक्ट उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत के लिए ही बनाया गया है और पसारा एक्ट का पालन होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार ने 2005 में PSAR एक्ट लागू किया ताकि निजी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके। इस एक्ट के तहत किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को तभी काम करने की अनुमति है जब वो रजिस्टर्ड हो और अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग दे। लेकिन अब तक यूपी में 60% एजेंसियां या तो रजिस्टर्ड नहीं है या नियमों का पालन नहीं कर रही। इस मुद्दे पर हमने बात की सुरक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों और प्रशासन से। सर, पसारा एक्ट क्यों बनाया गया था और क्या था इसमें पूरा? उत्तर प्रदेश की सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को हम लोग इसमें देखते हैं। पूरे देश में सब जगह ये पसारा एक्ट जो बना था वो इसलिए बना था कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसको ठीक से मेंटेन किया जा सके। वो एक रेगुलेशन के अंतर्गत, एक नियम के अंतर्गत अपने सिक्योरिटी जवानों को ट्रेनिंग दें। सिक्योरिटी जवानों को 160 घंटे की ट्रेनिंग इस पसारा एक्ट के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने यहाँ अपार्टमेंट हैं, RWH के सेक्टर्स हैं, वहाँ पर अनट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाते हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। वो कार वालों से, निवासियों से, आने जाने वालों से झगड़ा करते रहते हैं। और कई जगह आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और RWH के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, झगड़े होते रहे हैं। तो जब तक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे तब तक हालत यही रहेगी। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, प्रदेश में सिक्योरिटी गार्डों को, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्डों को लगाया जाए और वही सिक्योरिटी एजेंसी काम करें जिनके पास अपना पसारा का रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गार्ड लगे हैं, उत्तर प्रदेश में एक भी सिक्योरिटी का ट्रेनिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। मैं तो पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ये सारी चेकिंग करवाए, हर जगह हर सिक्योरिटी एजेंसी का एक लाइसेंस चेक कर ले कि भाई जिन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पसारा के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो अपने सर्टिफिकेट पुलिस प्रशासन को दें और RWH को दें, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को दें, और वही सिक्योरिटी एजेंसी अपने गार्ड लगाएं। लगभग कितने गार्ड हैं जो आपके यहाँ वर्किंग हैं? इस समय 6 रात में रहते हैं और 6 दिन में और 5 रात में रहते हैं। 11 गार्ड हैं हमारे, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस बहुत कम है यहाँ पे। 1.5 रुपए के हिसाब से है, तो जितनी सोसाइटी की कैपेसिटी है उस हिसाब से हमारे गार्ड्स हैं। जैसे कि कभी कोई ऐसी घटना कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ बदतमीजी कर दी हो या ऐसा कोई घटना ऐसी हुई कि आपकी सोसाइटी? अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई इस सोसाइटी में अभी तक। जब स्टार्टिंग में AO ने लिया था तो कुछ लोग जो अपोजिशन होता है, तो कुछ मैन मेड जो प्रॉब्लम। जैसे जो अभी सिक्योरिटी लगी हुई है इसमें तमाम लोग तो यूनिफॉर्म में हैं लेकिन कुछ यूनिफॉर्म में नहीं भी हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी है और यहाँ तक कि हाउसकीपिंग में भी जो है उनको ड्रेस मैंडेटरी है। एक सज्जन आपको दिखाई देंगे जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र की भी ड्रेस है, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, वो सुपरवाइज़र है। बाकी जितनी भी गार्ड्स हैं, चाहे वो लेडी गार्ड हो, चाहे वो जेंट्स गार्ड हो, चाहे वो टावर के अंदर हो, बेसमेंट के अंदर हो, कहीं भी हो, वो एक प्रॉपर ड्रेस में है। बाकायदा उनके पास आई कार्ड होगा, बाकायदा उनके पास विसिल होगी, सब कुछ होगा।
उसके बिना जो है फिर हम उनको बोलते हैं भाई ये आप ऑन ड्यूटी नहीं हो आप। और अगर वो इस सोसाइटी से बाहर भी जा रहे हैं, कभी दिन में कुछ ज़रूरी हो जाता खाना वाना लेने के लिए, तो वो ड्रेस उतार के जाएगा। प्रशिक्षित गार्ड्स को ड्रिल, फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल, फर्स्ट एड सेशन की ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। जो गार्ड्स ट्रेनिंग पाते हैं उनकी कार्यशैली अलग होती है, वो इमरजेंसी में तुरंत प्रतिक्रिया देना जानते हैं। लेकिन बिना ट्रेनिंग वाले गार्ड्स के लिए ना तो कोई फायर ड्रिल है, ना कोई सेफ्टी मॉड्यूल, और यही सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले गार्डों का और जो रेजिडेंट था उनकी मारपीट भी हुई थी इको विलेज 1 में, उसी सोसाइटी के सामने आमने उसमें पुलिस कंप्लेंट हुई थी और उस एजेंसी को हटा करके अब नई एजेंसी लगाई गई है। सर, ऐसे गार्ड जैसे घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और क्या योजनाएं हैं पुलिस विभाग की? और देखिए, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का है, उसके तहत उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं और उसी के आधार पे ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है और उनको ऑपरेट करने दिया जाता है। लेकिन बहुत बार देखने में आता है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं तो वो कभी कभी कुछ नॉर्म्स का अगर उल्लंघन करती हैं, तो हम लोग लगातार जितनी भी इस प्रकार की एजेंसीज हमारे कार्यक्षेत्र में एक्टिव हैं उनकी बैठक करके उनको आवश्यक डायरेक्शंस देते हैं कि आप अगर इन रूल्स को फॉलो और नॉर्म्स और पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे और आपके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई रिकमेंडेशंस भेजी जाएंगी। और बहुत बार जितने भी RWAs हैं, AOAs हैं, उनकी जब बैठकें होती हैं तो उनको भी हम लोग ये कहते हैं कि आप जो भी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, गवर्नड हैं, उनकी ही सेवाएं लें। अनऑथोराइज्ड और इलीगल इस प्रकार की एजेंसीज जैसे बिना लाइसेंस के कुछ लोग कभी बनाने की कोशिश करें तो इनसे आप मैन पावर की आपूर्ति ऐसे गार्ड्सों को ना लें। लगातार हम लोग की बैठकें DCPs के माध्यम से होती हैं और हम उनको नॉर्म्स और पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और कहीं अगर कोई इस प्रकार के कोई भी गार्ड अगर इंडिविजुअल उसका कृत्य क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है तो उसके अंदर हम लोग विधिक कार्रवाई भी करते हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से निर्देश जारी तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी है। कई एजेंसियां लाइसेंस के बिना ही वर्षों से काम कर रही हैं। सरकार ने कानून बनाया ताकि हर घर सुरक्षित रहे, लेकिन सिस्टम की उदासीनता ने उस कानून को खोखला बना दिया। अब वक्त है सवाल उठाने का। सवाल सिर्फ गार्ड की ट्रेनिंग का नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का है। जिन एजेंसीज को हायर किया जा रहा है, क्या पसारा एक्ट की जानकारी, उसका सर्टिफिकेट देखने के बाद किया जाता है या केवल अज्ञानतावश या जानकारी नहीं होने की वजह से किसी भी एजेंसी को काम दे दिया जाता है? इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सेरा के साथ संतोष पाठक, नोएडा। और इसी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी संतोष पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये पूरी लाइव अपडेट जो है, पूरी रियलिटी जो है वो सोसाइटीज की दिखाई। संतोष, पहले तो आप बताइएगा कि 2005 का जो PSARA एक्ट है वो क्या कहता है और ग्राउंड रियलिटी जो है संतोष वो आपको क्या नजर आई इन सभी सोसाइटीज में? सिक्योरिटी गार्ड लोगों की घरों की या फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। कम से कम वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि किस काम के लिए उसको लगाया गया है और वहाँ पे वो काम कर सके पूरी तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ना ये लोग को प्रॉपर सैलरी मिल रही है और ना ही वो एक टाइमिंग, जैसे 12-12 घंटे की जब वो ड्यूटी करते हैं तो केवल वो बस एक बोझा समझ करके और वहाँ पे बैठे रहते हैं। वो गार्ड देखिए, आपका बहुत हल्की सी बात पे भी रेजिडेंट से वहाँ पे झगड़ा शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एकदम इरिटेट होते हैं, ना उनको छुट्टी दी जा रही होती है, ना प्रॉपर पैसा दिया जा रहा होता है और उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। जबकि पसारा एक्ट ये कहता है कि एक तो उनके जो ड्यूटी आवर्स हैं वो निर्धारित होने चाहिए, उनकी सैलरी निर्धारित होनी चाहिए और उनको जो भी काम, जैसे सोसाइटीज़ में आप खड़े हैं और अगर कल को किसी फ्लैट में आग लग जाती है, आपने देखा ही रिपोर्ट में कि जब गार्ड से ये पूछा गया कि आप फायर सिस्टम को या जो सिलेंडर है उसका आप ऑपरेट कैसे करेंगे, उसका कोई भी गार्ड प्रॉपर जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा था। जबकि उधर जब हमने फायर डिपार्टमेंट से बात किया तो जो CFO हैं, चीफ फायर ऑफिसर, उनका कहना है कि किसी भी सोसाइटी में आग लगने पर
या कोई आपात स्थिति होने पे सबसे पहला रोल वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का है, क्योंकि अगर फायर सिस्टम को चालू करना है तो वो भी सिक्योरिटी ही एजेंसी के लोग या सिक्योरिटी गार्ड चालू करेगा, और उस सिलेंडर का भी अगर यूज़ करना है तो भी वो सिक्योरिटी गार्ड ही करेगा। तो इसलिए फायर डिपार्टमेंट ने बार बार ये तमाम एओ को और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बाकायदे निर्देश जारी किया हुआ है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएं उनको प्रॉपर आग बुझाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाए, लोग जो आते हैं उनके साथ कैसे बात करनी है वो ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन आप मतलब जान करके बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि केवल रजिस्टर पे एंट्री कराने, गेट खोलने और गेट बंद करने के अलावा इन सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी जानकारी नहीं होती है। आपको एक चीज़ ये और बताना चाहूँगा, पसारा एक्ट के तहत ये भी है कि जो गार्ड है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कम से कम। जैसे मान ली कोई व्यक्ति आ रहा है या उसके नेम प्लेट है या उसकी गाड़ी का नंबर कहीं नोट करना है, मान ली कोई हादसा करके सिक्योरिटी वो सोसाइटी से कोई भाग रहा है और आपको उसकी गाड़ी का नंबर ही नोट करना है बाहर का, तो अगर वो गार्ड पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा। और अभी जब हम लोगों ने इस रिपोर्ट को कवर किया और लोगों से और सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो वहाँ पे 50% ऐसे सिक्योरिटी गार्ड थे जो 10th पास थे, और कम से कम 40 से 45% ऐसे सिक्योरिटी गार्ड मिले जो लिख पढ़ नहीं पाते थे। वो केवल गेट खोल लेते हैं, क्योंकि पुश बटन से होता है कि गाड़ी आई, गेट खोल दिया गया, और पुश बटन गेट बंद कर दिया गया। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड और को साथ कोई ही भी जानकारी संतोष, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जैसे आपने कहा कि आग लग जाती है या फिर ऐसा होता है कि कोई अनप्रिय घटना हो गई, मतलब अप्रिय घटना ऐसी कि कोई ऐसा अंदर आ गया जो हथियारों के साथ हो, कुछ भी, हम एक एजम्पशन ले रहे हैं जिसके लिए उन गार्ड्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या उस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो गार्ड्स की हुई थी, या फिर अगर हम बात करें वो सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से प्रिपेयर्ड थे? मैम, अगर देखा जाए तो पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का एक भी ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है। जब पुलिस से हम लोगों ने अपर पुलिस आयुक्त जो राजीव नारायण मिश्रा जी से बात किया और उनसे पूछा भी गया, और जो आपके एनपी सिंह सिक्योरिटी एजेंसी के जो यूपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का पूरे गौतम बुद्ध नगर में एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ट्रेनिंग के नाम पे क्या होता है कि जो इनके सुपरवाइजर्स होते हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, जो उनके गार्ड सोसाइटी में लगे हैं, वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि आप अपनी कैप पहन लीजिए, सीधे खड़े हो जाइए और रजिस्टर में कैसे एंट्री करनी है वो जान लीजिए। मतलब ट्रेनिंग का हिस्सा केवल इतना ही है और इसके अलावा उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं। और संतोष, जिस तरीके से हम नोएडा और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें और एक सोसाइटी का अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बहुत बड़ी ये सोसाइटीज होती हैं और अलग अलग देखते हैं कि ए बी सी डी ऐसे ब्लॉक्स के अंदर ये डिवाइडेड होती हैं। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है वो रह रहे हैं और कई सारे परिवार जो है वो रह रहे हैं, और इतनी संख्या में लोग रहने के बावजूद भी वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके के कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं कि अगर कुछ भी अगर अप्रिय घटना होती है तो कुछ भी हो सकता है। इन लोगों की जान की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब ये केवल एक खाना पूर्ति की गई है, सिक्योरिटी शब्द ही गलत है यहाँ पे, क्योंकि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एक डंडा लेकर के ये किसी भी विजिटर से, किसी भी, अगर हम कह रहे हैं कि गांव का या लोकल का दो लड़का भी लड़ने आ जाए तो ये मैम भाग लेंगे, क्योंकि इनको कभी ये बात है ही नहीं कि ये फाइट करेंगे या सिक्योरिटी का पूरा मानक पूरा करेंगे। लोगों की सुरक्षा का इनसे कोई मतलब नहीं। जो आदमी, अब सबसे बड़ी बात, एक गार्ड से जब मैंने बात किया तो उसने कहा कि अगर जैसे हम दिन में ड्यूटी कर रहे हैं और रात का गार्ड नहीं आता है तो हमारी ड्यूटी कंटिन्यू कर दी जाती है, यानी हम दिन में भी ड्यूटी वो कर रहा है, वो रात में भी ड्यूटी कर रहा है, और सुरक्षा की दृष्टि से और जबकि उस गार्ड को उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसको अलर्ट रहना है, और जबकि 9 घंटे की या 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होनी चाहिए, वो 12 भी नहीं, 12 से भी और ज्यादा जो है वो बढ़ रही है। जब आप ग्राउंड जीरो पर संतोष टीम के साथ वहां पर पहुंचे, गार्ड्स के साथ आपने जब वहां पर बातचीत की तो उन्होंने वर्किंग आवर्स को लेकर क्या कुछ कहा? क्या कभी जो वो पूरी बिल्डिंग या पूरे बिल्डर की अगर हम बात करें या फिर उनकी सिक्योरिटी कंपनी की हम बात करें, उन्हें इस चीजों को लेकर शिकायत की? और क्या इन्हें टाइमली पेमेंट जो इनकी होती है, सैलरी, इन्हें दी जाती है? नहीं, उन्होंने टाइम को लेकर के ये बताया कि कई बार वो 24 से 36 घंटे की ड्यूटी लगातार करते हैं।
अब आप एक आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो 24 से 36 घंटे की ड्यूटी लगातार कर रहा है वो अलर्ट मोड में रहेगा, वो चौकन्ना रहेगा और उस सोसाइटी के लोगों को सुरक्षा दे पाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आप कब जैसे हम लोगों ने जब विजिट किया सोसाइटीज़ में, तो कोई गेट के पास टोपी रख के सो रहा है, कोई पैर कुर्सी पे रख करके सो रहा है। तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका काम तो सिक्योरिटी का है, तो उन्होंने कहा कि सर जब हम 24 घंटे की नौकरी करेंगे तो हम लगातार कितने घंटे जग सकते हैं। और रही बात जैसे सैलरी की आपने पूछी, तो सैलरी का सिस्टम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का 8,000 से लेकर के 15,000 तक है। 15-16 जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं जैसे कई, तो उनको 15-16 मिल गया, नहीं तो 8,000 से शुरुआत है इनकी। और ये सैलरी भी इनको 2-2 महीने के बाद दी जाती है, क्योंकि एजेंसीज को लगता है कि अगर प्रॉपर पैसा दिया और कहीं ये भाग ना जाए, तो इसलिए इन लोगों का पैसा रोक करके इनको दिया जाता है और 24 से 36 घंटे की ड्यूटी इनसे ली जाती है। अब 24 और से क्योंकि 36 संतोष जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी आउटसोर्स की जाती है बिल्डर्स की तरफ से दूसरी सिक्योरिटी कंपनीज से, तो इनको तो अच्छा खासा पैसा जो है वो बिल्डर से मिलता होगा कि आपको हमारी कंपनी की सिक्योरिटी देनी है, तो मतलब लाखों करोड़ों की इनकी कमाई होगी। और मतलब लाखों करोड़ों की कमाई के बाद आप जो गार्ड्स हैं उनको इतने सिर्फ पैसे जो हैं वो दे रहे हैं। क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ बात की, या फिर जो ये सभी गार्ड्स की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी कंपनीज की बात करें, उनके किसी ओनर के साथ बातचीत आपकी हुई हो कि कहाँ पर कमी कहाँ आ रही है, लूप होल कहाँ है? जो एनपी सिंह हैं वो सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उस संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो गार्ड्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो कंपटीशन के चक्कर में, जैसे किसी वो सोसाइटी में गार्ड लगाने गए और अगर वहाँ पे जो बिल्डर है उसने अपना मुनाफा ले, क्योंकि जो बिल्डर्स हैं वहाँ पे मेंटेनेंस तमाम की जगहों पर वो खुद देख रहे हैं, तो लोगों से पैसा मेंटेनेंस चार्ज तो ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को कम देना पड़े तो इस पे वो बार्गेन करके कम में उनको तय कर लेते हैं। तो जब सिक्योरिटी एजेंसीज को पैसे में कटौती होती है तो वो सुविधाओं में कटौती कर देता है, तो इसलिए जो रेजिडेंट हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा नहीं मिल पाती है और इसीलिए देखिए तमाम झगड़ों की घटनाएं। और मतलब आप सिक्योरिटी अलायंस और पूरा मेंटेनेंस जो है आप पूरे साल का ले रहे हैं वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट से, लेकिन बिल्डर जो है वो सिक्योरिटी कंपनी को कम दे रहा है, फिर सिक्योरिटी कंपनी आगे जो अपने एम्प्लॉयज़ है, गार्ड्स है, उनको कम दे रही है और उसके बाद वो ट्रेंड भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने जो रियलिटी है संतोष वो दिखाई है। देखिए ये तस्वीरें जो है वो आपको हम ग्रेटर नोएडा और नोएडा की जो तमाम बिल्डिंग्स है वहां की दिखा रहे थे, जहां पर सिक्योरिटी किस तरीके की थी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।